रामगढ़ के कुज्जू में बड़ा हादसा। अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोग दबे। 4 के शव बरामद। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने जताई संवेदना। कृषि मंत्री ने विभागीय कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारियों को शोकॉज। बेहतर उत्पादकता के लिए बेहतर कार्य संस्कृति को बताया जरूरी। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला के सीमावर्ती इलाकों से 30 आईईडी बरामद। खूंटी में करीब 2 क्विंटल डोडा जब्त। तस्कर गिरफ्तार। और रांची में सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी में टीमों के बीच दिख रही प्रतिस्पर्धा। रांची की टीम का किक बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। ब्यूनस आयर्स में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में पीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्यूनस आयर्स में होटल पहुंचने पर शानदार अभिनंदन हुआ। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैको के दौरे के क्रम में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। श्री मोदी ने वहां की संसद को भी संबोधित किया। दोनों देशों के बीच 6 समझौते भी हुए। इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो व भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। गौरतलब है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। Both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength in the modern world. India's growth is inclusive and people-centric. We see our development also as a responsibility towards others, and our priority will always be the global south. In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief, and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful, and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the global south its rightful seat
at the right table. भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते फार्मा, भारतीय सहयोग से बनने वाले 58,000 अमेरिकी डॉलर के 5 विकास कार्यों, इसमें स्वास्थ्य, सड़क के इंफ्रा विकास, राजनयिक प्रशिक्षण, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए। छठा समझौता त्रिनिदाद टोबैगो स्थित विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री के सफल दौरे के लिए त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री ने मिठाई भेंट की। वहीं एक प्रोसेसिंग यूनिट का प्रोटोटाइप भी प्रधानमंत्री को भेंट दी गई। केंद्रीय कानून और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे धनबाद में एक संस्था के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनका रांची में भी नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। श्री मेघवाल वकीलों को लाइसेंस और मेडिकल एड चेक भी सौंपेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के नेपाल हाउस स्थित विभागीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिस पर अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने सभी को समय का पाबंद और अनुशासित रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में सुधार होगा, तभी विकास योजनाओं को गति मिलेगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रदर्शन में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने इस सिलसिले में बैठक कर बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय के असंतोषजनक प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। श्री सोरेन ने जांच के लिए पूर्ववर्ती छात्रों की एक कमेटी भी गठित करने का निर्देश दिया, जो विद्यालय में शैक्षणिक हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में कमियों की पहचान कर उन्हें जल्द दूर करने की भी हिदायत दी, ताकि विद्यालय की खोई प्रतिष्ठा वापस आ सके। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच गतिरोध कायम है। रिम्स निदेशक ने मंत्री द्वारा भेजे गए शोकॉज नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें पद से हटाने के लिए साजिश के तहत नोटिस जारी किया गया। जिन बिंदुओं का नोटिस में उल्लेख किया गया, वे सभी काम रिम्स नियमावली के तहत किए गए हैं। गौरतलब है कि अप्रैल में रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य मंत्री ने हटाने का आदेश दिया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए उन्हें पद पर बहाल कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की सेहत में लगातार सुधार जारी है। चिकित्सक उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर कल भी कई लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी का कुशलक्षेम जाना तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस क्रांति का असर देश के हर हिस्से में दिख रहा है। गुमला जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया की क्रांति सहज ही देखी जा सकती है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोग डिजिटलाइज होते नजर आ रहे हैं। किसान रामलाल ने कहा कि पहले खतियान और अन्य जमीन संबंधी दस्तावेज निकालने में महीनों लग जाते थे, लेकिन डिजिटल सेवा के माध्यम से अब मिनटों में दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं। नक्शा पक्सा चाहे खतियान वगैरह कहीं भी निकालने उकालने में महीनों लग जाता था ना, पैसा भी ज्यादा खर्चा होता था। और आज ऑनलाइन मोदी जी के डिजिटल इंडिया करने से बहुत फायदा है, पैसा लगता है, फटाफट तुरंत काम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है। ग्राहक सेवा केंद्र पर फॉर्म भरने आई महिला सुमन देवी ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से समय की बचत होती है और यूपीआई ट्रांजैक्शन के कारण कैश लेकर घूमने से मुक्ति मिली है। जैसे कि पैसा कैश लेके हमें खोजना नहीं पड़ रहा है। कैश के लिए हम दुकान में जा रहे हैं, उससे पेमेंट हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। और कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है, हम जाके अच्छी तरीके से अप्लाई डिजिटल इंडिया के तहत कर दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन ने न केवल देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि कई युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। डिजिटल सेवा केंद्र के संचालकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रयासों से उन्हें रोजगार का अवसर मिला है। वे सफलतापूर्वक लोगों को
डिजिटल सेवा मुहैया करा रहे हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार मिल गया, अब सब ऑनलाइन भरने में सहूलियत मिलता है और जितना भी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा रहा पहले सब महीनों भर के घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने देशवासियों के जीवन को सुगम और सुलभ बना दिया है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत के बाद लोगों को अब न तो बैंकों में लंबी लाइन लगनी पड़ती है और न ही अन्य दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि सुविधाएं सर्वसुलभ हो गई हैं और इंटरनेट की मदद से अधिकांश काम घर बैठे हो जाते हैं। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रामगढ़ के कुजू ओपी अंतर्गत एक कोल परियोजना के नजदीक वन भूमि में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोग दब गए। सूचना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। अब तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। सरकार से और यहाँ का जो सीसीएल प्रबंधन है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरा क्षति हुआ है उसी अनुसार से मेरा इसका मुआवजा मिलना चाहिए। आज सुबह लगभग 5 बजे कर्मा परियोजना भैंस के अंदर में चाल धंसने से 4 लोग का घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हम इस पीड़ित परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में हम इन लोगों के साथ दुख के घड़ी में खड़ा। इस घटना पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। श्री मरांडी ने तंत्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। सरकार ने अवैध कारोबार से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जिसके कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। सरकार की नाकामी की वजह से रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और बोकारो जैसे जिलों में मौत का यह काला कारोबार फल फूल रहा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि अवैध खनन पुलिस और सरकार के संरक्षण के कारण हो रहा है। उन्होंने रामगढ़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की और कहा कि सरकार को हर जान का हिसाब देना होगा। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कोल्हान में बड़े नक्सलियों की घेराबंदी भी तेज हो गई है। सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। इधर अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने जंगल से 30 आईडी बरामद कर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बाद में इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों का यह अभियान इलाके में अभी भी जारी है। इधर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी पुलिस का अभियान जारी है। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 2 क्विंटल डोडा जब्त किया गया। पुलिस को तस्करी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद वाहन चेकिंग की गई, जिसमें यह सफलता मिली है। जब्त डोडा की कीमत करीब 26 लाख आंकी जा रही है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताया है।
तो ये हमारे लिए हम सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है। लेकिन आंदोलन के तहत में जब कामराज जी का भी यहाँ आगमन हुआ था तो हम लोगों ने उनके तुरंत द्वार को हम लोगों ने आग लगाने का काम किया था, उनके मंच को हम लोगों ने पूरे तरह से ध्वस्त करने का काम किया था और कई तरह के आंदोलनों में हम लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और हम ये कह सकते हैं कि 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उज्जवल भारतवर्ष में। और वो जो डरावने दिन थे उसको समाप्ति जेपी आंदोलन के तहत में हुआ। जितने लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया था, आंदोलन में शरीक हुए थे, वैसे लोगों को आज हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि आपातकाल जैसे चीज़ों को याद करके भारत के आगामी आने वाले दिनों में जो भारत को मजबूती दे पाए ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग को प्रतिबद्धता दिखानी है, कांधे से कांधे मिलाकर के भारत को आगे बढ़ाना है। रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला यात्रा अब समापन की ओर है। कल घुरती रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर लौटेंगे। इधर रथ यात्रा में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। देवघर और दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां भी जोरों पर है। आगामी 10 जुलाई को मेले का उद्घाटन होगा, जिसके बाद 11 जुलाई से बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार बाबा धाम में शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पवित्र सावन महीना इस 11 जुलाई से शुरू होगा, जिसे लेकर श्रद्धालु खासे उत्साहित हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री की मौजूदगी में पहाड़ी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। सरकारी पूजा के बाद 3:30 बजे से मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पहाड़ी मंदिर परिसर में स्थित सभी मंदिरों में सोमवार और अन्य दिनों में अर्घा के माध्यम से जलार्पण की व्यवस्था होगी। टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार की पहल पर झारखंड समेत देश भर में टीबी मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। उपायुक्त ने इस अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने के संबंध में जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। बैठक के दौरान बताया गया कि टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जन शिकायत निवारण दिवस पर नागरिकों से संवाद कर समस्याएं सुनी और प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। सिमडेगा उपायुक्त कंचन सिंह ने सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना के सिलसिले में निबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में 451 राजस्व गांवों के ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जा रही है। ये क्लब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित किए जाने हैं, ताकि गांव-गांव को खेल के विकास के लिए आत्मनिर्भर किया जा सके। चतरा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा की अगुवाई में मुहर्रम के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने सभी से पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
इसमें दंडाधिकारी, कई थाना प्रभारी, सशस्त्र बल और लाठी बल के जवान शामिल थे। चतरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र के गिद्धौर राजटांड के कौलेश्वरी मंदिर के पास से 23 किलो 340 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मेदिनीनगर कचरवा डैम के समीप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आयोजित 76वां वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर डैम परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पलामू में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को निश्चय मित्र बनाने और फूड बास्केट प्रदान करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी लाने के निर्देश दिए। बोकारो की उपविकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने पेटरवार प्रखंड में मनरेगा, जल छाजन संबंधित कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को संचालित योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चास स्थित जिला पुस्तकालय का भी जायजा लिया। धनबाद के उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक की। इसमें उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन समेत कई पदाधिकारियों के साथ जिला परिषद और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान जिले में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। और अब बात करेंगे खेल की। रांची में 15वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल 7 मैच हुए। पुडुचेरी को हिमाचल ने 9-0 से शिकस्त दी। असम ने जम्मू कश्मीर को हराया। तेलंगाना और गोवा के बीच मैच ड्रॉ रहा। केरल ने मणिपुर को पराजित किया। वहीं तमिलनाडु ने गुजरात को, जबकि छत्तीसगढ़ ने बंगाल को शिकस्त दी। रामगढ़ में संपन्न 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रांची का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। टीम ने 12 पदकों पर कब्जा जमाकर अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित की। किक बॉक्सिंग से जुड़े संघ के पदाधिकारियों ने टीम और खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 5 जुलाई साल 1954 को बीबीसी ने अपना पहला टीवी न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया। पहला बुलेटिन रिचर्ड बेकर ने पढ़ा था। शुरुआत में चिंता ये थी कि टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा गंभीर समाचारों से लोगों का ध्यान हटा सकता है। सितंबर 1960 में बीबीसी पर पहली बार 10 o'clock बुलेटिन प्रसारित हुआ। इसके बाद अगले सालों में वर्ड एट 1, न्यूज रिव्यू और न्यूज रील जैसे कार्यक्रम जुड़ते गए। शुरुआती दिनों में बीबीसी समाचार बुलेटिन लंदन के अलग अलग स्टूडियो में तैयार होते थे। साल 1915 में बने लाइम ग्रोव स्टूडियो को बीबीसी ने टीवी बुलेटिन निर्माण के लिए खरीदा था। साल 1969 में बीबीसी टीवी न्यूज के तमाम ऑपरेशन व्हाइट सिटी में स्थित टेलीविजन सेंटर के लिए किए जाने लगे। नेन विंटन बीबीसी की पहली महिला न्यूज रीडर थीं। 60 के दशक में वो बहुत कम समय के लिए ही खबरें पढ़ सकीं। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में मजबूत पकड़ बना ली है। भारत ने दूसरी पारी में 244 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 13 ओवर में 1 विकेट खोकर 64 रन बनाए। आउट होने वाले खिलाड़ी यशस्वी ने जायसवाल ने 28 रन बनाए। वहीं केएल राहुल 28 और करुण नायर 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत ने 244 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 89 ओवर 3 गेंद में 407 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से जेम्स स्मिथ और हैरी ब्रुक ने शतकीय पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए।
सेहत के अंक में आज जानते हैं पाचन से संबंधित योग ध्यान विधि के बारे में। इसके निरंतर अभ्यास से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अगर सही तरीके से कुछ आसनों को कर लिया जाए तो भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाता है, और जब भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाएगा तो जो रस है उसे लेना वो बहुत अच्छे से ले सकेगा। तो हम जानते हैं आज कुछ आसन जो हमें भोजन के पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहला आसन है गोमुख आसन। दोनों पैरों को लंबा रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक लाने की कोशिश करेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाकर दूसरे हाथ को पीछे से नीचे से ले जाएंगे और अच्छे से होल्ड करेंगे। इसी स्थिति में करीब 30 सेकंड्स हम बैठेंगे। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, छाती ओपन होती है, तो लंग्स बहुत अच्छे से श्वास को ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाते हैं और भोजन अच्छे से पचाने में तैयार हो जाते हैं। दूसरा आसन योग मुद्रा। आराम से क्रॉस लेग स्थिति में बैठ जाएंगे। किसी भी एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे पकड़ लेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते जाएंगे। कंधों को और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इसमें भी करीब हम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे और इसी तरह हम साइड में भी झुकेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से ट्विस्ट होने से पेट के सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से दबा पा रहे हैं, और जब हम वापस उठेंगे तो उनमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से आएगा। इसी को हम दूसरी तरफ भी इस तरह से करेंगे। बॉडी को ढीला करना मत भूलिएगा। तो पेट में जो गैस है या कोई अकड़न है, जकड़न है, उसे बहुत अच्छे से रिलीज करता है, और जब ये अकड़न जकड़न गैस निकल जाती है तो शरीर भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से भोजन के पहले अगर कुछ आराम कर लिया जाए, वो चाहे मकर आसन में हो। मकर आसन की पोजीशन इस तरह से रहती है। या सुखासन हो और या पद्मासन हो। इस स्थिति में जब हम 2 से 5 मिनट बैठते हैं, मन पूरी तरह शांत होता है और भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। सारे वेगों से हमें मुक्ति मिल जाती है क्योंकि मन शांत हो गया है। अब जब हम भोजन करते हैं तो हम आसानी से धीरे धीरे भोजन करते हैं, और जब हम धीरे धीरे माइंडफुली भोजन करते हैं तो वो पचता भी बहुत आसानी से है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम क्या खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, मन पर भी पड़ता है। खाने में फाइबरस फूड खाएं। जितने फाइबर ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा है, और इसीलिए ये फल खाएं, सब्जी खाएं, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये ज़रूरी है और वो रूटीन में आ ही जाना चाहिए। उसी तरह खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। खाना खाने के बाद सौंफ, अजवाइन जैसी चीज़ें ज़रूर खा लें, और इससे पेट फूलेगा नहीं, गैसेस होगी नहीं, उल्टी हट जाएगी। रात को सोने के पहले ज़रूरी है कि हम सब ये चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल ये वो, कम से कम 1 घंटा पहले, और कुछ अच्छा सोचें, क्या अच्छा हुआ दिन में, अच्छा लिखें, ये जर्नलिंग करें। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। रामगढ़ के कुजू में बड़ा हादसा। अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोग दबे। 4 के शव बरामद। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने जताई संवेदना। कृषि मंत्री ने विभागीय कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारियों को शोकॉज। बेहतर उत्पादकता के लिए बेहतर कार्य संस्कृति को बताया जरूरी। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला के सीमावर्ती इलाकों से 30 आईडी बरामद। खूंटी में करीब 2 क्विंटल डोडा जब्त। तस्कर गिरफ्तार।
और रांची में सब जूनियर महिला हॉकी में टीमों के बीच दिख रही प्रतिस्पर्धा। रांची की टीम का किक बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन।